मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का संकल्प लेती है। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के स्वरूप में कुछ देर मौन रहेगी। Our respectful homage to the martyrs of our freedom struggle. Honorable members, I request you to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the brave soul. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान केवल भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा संवाद अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली क्रम संख्या 1 ख पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र को सदन के पटल पर रखता हूं। श्रीमान वी सोमन्ना जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 1C in today's revised list of business. Thank you, sir. Through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 class D in today's revised list of business pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. श्रीमान कमलेश पासवान जी की अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 1 के खंड ई पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से सभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बार बार यह कहा गया कि आप सदन की मर्यादा बनाकर रखें। जो प्रावधान है प्रश्नकाल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नकाल को चलने दिया जाए। अपनी जिम्मेदारी की तरफ एहसास कराते नजर आए सांसदों को विपक्ष के ओम बिरला, लेकिन हासिल वसूल कुछ निकला नहीं और एक बार फिर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा है। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिनेश गौतम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश, ऐसा लग रहा है कि यह गतिरोध खत्म हो नहीं पा रहा है। हमने देखा बीते दिनों संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की कई बार एलओपी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, बातचीत की गई। विपक्ष को किन मुद्दों पर ऐतराज है, क्या चाहता है, इसको लेकर बातचीत हुई है, लेकिन सल्यूशन नहीं मिल पाया है अब तक। क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है, जाहिर है विपक्ष का कहना यह है कि वो भी तो सरकार उस पर कोई कान नहीं दे रही है। अब स्थगन प्रस्ताव के तहत इस पर चर्चा चाही जा रही थी कि अब पहले जो रूटीन काम है उनको रोका जाए और स्थगन प्रस्ताव के तहत छात्रों पर हुए बल प्रयोग के संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। आज विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था और जाहिर है न तो चढ़ावा चोरी के मामले में जैसा कि उनका कहना है कि इस मामले में क्योंकि जो ट्रस्ट बनाया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी घोषणा सदन में ही की थी, तो अब जबकि उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं उसके बारे में जवाब सदन में ही दिया जाना चाहिए। और दूसरा, छात्रों पर बल प्रयोग के मामले में पैलेट गन चलाई गई थी या नहीं और चलाई गई थी तो आदेश किसका था, इस संदर्भ में गृहमंत्री की तरफ से जवाब आना चाहिए। इन दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मुखर है और विपक्ष का कहना यह है कि क्योंकि इस बारे में सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो गतिरोध आखिर खत्म कैसे हो सकता है। प्रयास तो हो रहे हैं, किरेन रिजिजू लगातार मिल रहे हैं, लेकिन ये एफर्ट इन वेन ही कहा जाएगा क्योंकि इससे
सदन चलने में, सदन के सुचारू चलने में कोई रास्ता निकलता दिखाई दिया नहीं। बिल्कुल दिनेश, और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ चुके हैं। आनंद, जैसा कि हम देख भी रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही तो 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, राज्यसभा की कार्यवाही लेकिन अभी भी चल रही है। क्या इस पूरे विषय में अगर देखा जाए विपक्ष की तरफ से अभी भी उसी स्टैंड को लेकर यह हंगामा चल रहा है, या वो भी कहीं से, जैसे दिनेश कह रहे थे कि सारी कोशिशें सरकार की तरफ से वेन में जा रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्या विपक्ष की तरफ से कहीं कोई पहल की जा रही है कि कोई कॉमन ग्राउंड बने जब, ताकि ये सदन चल सके, जो बिल्स हैं कम से कम उन पर कुछ चर्चा हो सके? जी देखिए, विपक्ष ने अपने जो 2 मुख्य मांगे रखी है उसको लेकर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर स्टेटमेंट दिए, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, और दूसरी उनकी मांग है कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई है उसको लेकर सदन में बहस हो। इन 2 मांगों से विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि गतिरोध जो आनंद जो आप कह रहे हैं वही खबर हम फ्लैश कर देते हैं अपने दर्शकों के सामने। आनंद पांडे हमारे संवाददाता जो हमें जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है ये, संसद को लेकर विपक्ष की बैठक में जो फैसला लिया गया है वो ये है कि अपनी दोनों मांगों पर अड़ा हुआ है विपक्ष। कांग्रेस की अमित शाह से जवाब की मांग अभी भी देखने को मिल रही है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का। चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की जा रही है, और जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, पैलेट गन के मुद्दे को उठा रहा है ऑपोजिशन। इन दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष फिलहाल अड़ा हुआ नजर आ रहा है, और ना अमित शाह के जवाब से पीछे हटने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि नहीं, गृह मंत्री आए, अमित शाह को जवाब देना होगा, और दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग भी लगातार की जा रही है। आनंद, तो गतिरोध खत्म कैसे होगा? जी देखिए, गतिरोध का सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो प्रश्नकाल को हो रहा है, और साथ ही साथ जो शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल में सांसद जो होते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और अपने तमाम तरह की जो स्कीम्स होती हैं उसको लेकर सरकार से जवाब मांगते हैं, और दूसरा जो शून्यकाल होता है जो क्षेत्र की समस्याएं या क्षेत्र के कुछ मुद्दे होते हैं, उस शून्यकाल में सांसद जो है उन मुद्दों को संसद में उठाता है, और उसका फिर बाद में फॉलोअप किया जाता है। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है उसके जरिए फिर वो मंत्रालय में जाती है, फिर संसद उसका जवाब आता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान जो है प्रश्नकाल को और शून्यकाल को हो रहा है, और कुल मिलाकर सांसदों का ही नुकसान हो रहा है। लेकिन बाकी रही बात बिलों की या सरकार के कामकाज की, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है हंगामे में अपना काम तो करा ले रही है। सरकार हंगामे के बीच में बिल पास करा ले रही है। अभी तक 5 से 6 बिल जो है इस मानसून सत्र में हंगामे के बीच में पास हो चुके हैं। यानी कि सरकार जो अपना विधायी कामकाज है वो तो हंगामे में करा ले रही है, लेकिन जो आम लोगों की समस्या है, जो आम सांसदों की समस्या है, या उनके जो सवाल जवाब है, उनके जो मुद्दे, उनको उठाने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, राष्ट्रीय कार्रवाई शुरू होती है, प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों जो है उसमें हंगामा होता है, जिसका स्थगित। बिल्कुल, जो सांसद हैं उनके विषय हैं, उनके मुद्दे, उनके स्थानीय जो सब प्रश्न हैं वो सदन के पटल पे नहीं आ पा रहे हैं इस हंगामे की वजह से। ये भी अपने आप में एक बड़ा नुकसान सीधे तौर पर उन क्षेत्रों से आए सांसदों का है जिनको जाकर अपने लोगों को भी जवाब देना है। और इस बीच देखिए, जेन जी से मोहन भागवत की अपील पर बोली प्रियंका गांधी, जेन जी को मोहन भागवत से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा, भागवत पर सवाल क्यों? सरकार बताए कि पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? गृह मंत्री संसद में कब जवाब देंगे? ये पवन खेड़ा का बयान। You have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-national. For the first time we have spoken with Gen Z. Ma'am, this side. For the first time we have interacted with them. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. क्यों उसके बारे में हम सुबह सुबह टाइम वेस्ट कर रहे हैं? होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताइए। चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। पैलेट गन्स पे यहाँ आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। ये लफाजी, ये ढोंग, इस पे बारे में मुझे बात मत करो। तो देखिए, ये 2 मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इन दोनों मांगों को लेकर बाकी का जो पूरा का पूरा विपक्ष है वो भी इको करता हुआ नजर आ रहा है, और इन 2 डिमांड्स को लेकर बात बन नहीं पाई है। बीते दिनों हमने देखा कि एक कोशिश की गई सरकार की तरफ से भी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से, लोकसभा में नेता विपक्ष से जाकर मुलाकात की। प्रियंका गांधी भी कुछ मुलाकातों में साथ रहीं, लेकिन बात अभी तक बन नहीं पाई है। और जेन जी आज देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, सबकी राजनीति का अहम किरदार है। जंतर मंतर से शुरू हुए छात्रों के अनशन और प्रदर्शन के बाद रांची के जेएस स्टेडियम में चल रहे आंदोलन ने
हर पार्टी और हर नेता को इस स्थिति में ला दिया है कि वो जेन ज़ी से बात करे, उनकी बात सुने। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर 24 जुलाई को अपना पहला वीडियो संदेश शेयर करके की भी थी। जी, और इसके बाद कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में जेन ज़ी के साथ एक चौपाल लगाई। इस चौपाल में उन्होंने हर मुद्दे का खुलकर जवाब दिया। जंतर मंतर के आंदोलन से लेकर लाठीचार्ज तक और शिक्षा व्यवस्था से सोशल मीडिया तक हर सवाल पर भागवत ने अपने विचार रखे। कल ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर ही आस्क मी एनीथिंग सेशन में देश के युवाओं के सवालों का जवाब दिया। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन ज़ी और जेन अल्फा के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने इस युवा पीढ़ी से लेकर आंदोलन तक कई अहम मुद्दों पर अपनी बात कही है। आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेन ज़ी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया। इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर मोहन भागवत ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोहन भागवत ने हाल में पेपर लीक पर हुए आंदोलन पर क्या कहा। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे आरएसएस का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। इसलिए संघ प्रमुख की बातों में भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी कुछ किए जाने की जरूरत का जिक्र किया। अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता है। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आंदोलन करने के जेन ज़ी के अधिकार पर भी अपनी राय साझा की। जेन ज़ी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन ज़ी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख से सवाल जेन ज़ी को देश विरोधी कहे जाने के आरोपों पर भी किया गया कि जेन ज़ी अगर एजिटेशन कर रही तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन ज़ी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी मोहन भागवत ने अपना पक्ष रखा। बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पेलेट गन फायरिंग हुआ था। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा। कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन ज़ी पर विश्वास रखूंगा। मोहन भागवत से शिक्षा बजट को लेकर भी सवाल हुआ। पर सर, कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है, क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है। हम तो बढ़िया एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने फिंगर क्लैप किया। जेन ज़ी के इस अनोखे ताली बजाने के तरीके को फिंगर क्लैप या माइक्रो क्लैप कहा जाता है।
इसमें हथेलियां नहीं बल्कि उंगलियों से हल्की चुटकी जैसी आवाज निकालकर सहमति और सराहना जताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देश में जेन-ज़ी को साधने की सियासत तेज हो गई है। इंस्टा पर पीएम मोदी की रील्स के बाद राहुल गांधी ने शुरू किया आस्क मी एनीथिंग सेशन। युवाओं के हर सवाल का दिया खुलकर जवाब। देखिए पूरी। जेन-ज़ी बदलते भारत की नई पहचान, जिनकी भाषा तकनीक है, जो बदलाव से नहीं डरती, सवाल करती है। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जनरेशन है। क्या पीएम, क्या सीएम, क्या विपक्ष के नेता, हर कोई जेन-ज़ी को अपने पाले में लाने में लगा हुआ है। इन युवाओं से संवाद करना चाहता है और इनको सुनना चाहता है। जेन-ज़ी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी पहले ही उतर चुके हैं। अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर युवाओं से सीधे संवाद की पहल की है। राहुल ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया है, जिसमें छात्रों और जेन-ज़ी यूजर्स को कोई भी सवाल पूछने की आजादी है। राहुल गांधी ने सवालों का जवाब इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट करके दिया। एक यूजर ने राहुल से उनके फेवरेट बीजेपी नेता का नाम पूछा, तो राहुल ने जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिखा। Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. एक सवाल झारखंड में हुए प्रदर्शन को लेकर पूछा गया था, तो राहुल गांधी ने कहा, हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है, हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार। शिक्षा व्यवस्था पर पूछे सवाल पर राहुल गांधी ने आरएसएस को निशाने पर लिया। Education system is busy destroying thinkers. The USP of our education system now, especially since the RSS has captured it, is how not to make young Indian people think for themselves. एक युवा ने सवाल पूछा, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, India's women are our strength, our biggest asset, and frankly, I do not appreciate the way women are treated in society, the way our education system treats our women, and the way our corporate system treats our women. Women deserve equal space in every single sphere of life. In fact, I believe they deserve more than equal space in every single sphere of life. You be confident, you be brave, you be powerful exactly how you are. राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। युवाओं से जुड़ने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और देखिए, अहम खबर है, संसद में आज विपक्ष ने प्रदर्शन कर अपने तेवर जता दिए हैं। आपको सुनाते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी कैसे सरकार पर नजर आ रहे हैं हमलावर। आज तक कोई ऐसा इस साल कानून बना है जो जनता के लाभ के लिए बना हो? सिवा लूटने के लिए किसी ने, अरे आप इतने से ज्यादा पैसा निकालोगे तो आपके जेब पैसा कट जाते कि नहीं कट जाते? ये तो काम ही ऐसा कर रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कोई प्रोडक्टिव काम हो। सिर्फ लोगों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए और उसको रेवड़ियों के रूप में कैसे बांटा जाए, यही काम है। विमेन रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है, हम उसे लागू कर चुके हैं, स्वीकृत कर चुके हैं, पास करा चुके हैं। अभी सरकार को चाहिए कि उसको 2029 के चुनाव से लागू करे, पर डिलिमिटेशन के लिए हम नहीं तैयार। डिलिमिटेशन संविधान से अलग हटके सरकार को इतना अधिकार दे देगा कि जिसके दुष्परिणाम होंगे। तो इन परिस्थितियों में
क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये तो जब सामने आएगी तो होगी। और जो एक मुद्दा लेके वो चल रहे हैं वो हम मानते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 15 के खिलाफ, तो दोनों पे हमारी सहमत नहीं। और अब बात नई शिक्षा नीति के तहत बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में आए क्रांतिकारी बदलाव की। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है, जिसमें सबसे जरूरी पहल है स्कूल एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करना। नई शिक्षा नीति पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए शिक्षा को सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि स्किल, टेक्नोलॉजी और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि 12 सालों में स्कूल शिक्षा में आखिर कितना बदलाव आया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए। एक वक्त था जब हमारे स्कूल जर्जर इमारतें, टपकती छतों और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नई शिक्षा नीति के साथ सरकार बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रही है। नए स्कूलों का निर्माण हो रहा है, पुराने स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है और आधुनिक सुविधाओं से लैस कैंपस तैयार किए जा रहे हैं। देश की तस्वीर बदलनी है तो शुरुआत स्कूल से होगी। यही सोच पिछले एक दशक में केंद्र सरकार की शिक्षा नीति का आधार बनी। नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए सरकार ने शिक्षा को अधिक समावेशी, व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का लक्ष्य तय किया है। साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। पिछले एक दशक में सरकार का फोकस मॉडल स्कूलों के विस्तार पर रहा है। 2014 के आसपास देश में लगभग 1100 केंद्रीय विद्यालय थे, जो बढ़कर 2026 में 1360 तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारत के बाहर 3 केंद्रीय विद्यालय काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में भी संचालित होते हैं। 2014 में देश में जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या 595 थी, लेकिन साल 2026 यानी वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 662 तक पहुंच गई है। वहीं 28 नए नवोदय विद्यालयों को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, तो पीएम श्री विद्यालय आपने देखा होगा, 13,000 पीएम श्री विद्यालय विकसित हुए। ऐसे ही नवोदय विद्यालयों में बहुत विकास हुआ। आदिवासी इलाकों में शिक्षा पहुंचाने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सबसे बड़ी पहल बनकर उभरे हैं। इसका संचालन केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी NESTS करती है। साल 2014 तक देश भर में 160 एकलव्य स्कूल संचालित हो रहे थे।
वहीं आज की तारीख में 477 से अधिक एकलव्य विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हैं। वहीं 700 से ज्यादा नए स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर बड़े आदिवासी ब्लॉक तक गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा पहुंचे। इसी को ध्यान में रखकर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है, जहां कक्षा 6 से 12 तक के आदिवासी विद्यार्थियों को मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में मुख्य रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE पाठ्यक्रम लागू है। प्रत्येक स्कूल में कुल 480 छात्रों की क्षमता होती है, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए बराबर सीटें आरक्षित होती हैं। पढ़ाई के साथ साथ स्थानीय कला, संस्कृति के संरक्षण, खेलकूद और कंप्यूटर लैब्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत बदलाव आया है स्कूलों के और कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में। स्कूलों और कॉलेजेस के भी बहुत लेवल्स हैं। जैसे शहरों के स्कूल और कॉलेज में तो बहुत ही बदलाव है। शहरों के बाद के एक मेजर पार्ट ऑफ इंडिया के स्कूल और कॉलेजेस में बहुत बदलाव है। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, क्लासरूम्स बेहतर हुए हैं, उनमें जो और सुविधाएं हैं पानी की, बिजली की और लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ये सब बेहतर हुए हैं। सिर्फ नए स्कूल ही नहीं बल्कि मौजूदा सरकारी स्कूलों को भी आधुनिक बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। – 2022 में लॉन्च हुई PM श्री योजना के तहत देश भर के 14,500 से ज्यादा स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है, जहां स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं, कौशल आधारित शिक्षा और डिजिटल संसाधनों पर सरकार का विशेष जोर है। देश भर में 14,000 से ज्यादा PM श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई। सरकार का फोकस अब सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि सीखने के स्तर पर भी है। इसलिए सरकार ने निपुण भारत मिशन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य है कि 3री कक्षा तक हर बच्चा पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित सीख सके। वहीं दीक्षा पोर्टल, डिजिटल कंटेंट, ई-लर्निंग और टीचर ट्रेनिंग पर भी बड़ा निवेश किया गया है। सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि भारत सरकार का जोर उच्च शिक्षा पर भी है, ताकि भारत के मजबूत भविष्य का निर्माण किया जा सके। भारत में उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत पिछले 1 दशक में देश भर में लगभग 400 से ज्यादा नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। भारत सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 तक देश में 723 विश्वविद्यालय थे, जो वर्तमान की तारीख में 1300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। चाहे स्कूली शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, नई शिक्षा नीति के तहत सरकार निरंतर इसे संवार रही है, ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके, देश का भविष्य उज्जवल बन सके। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है। संसद में चल रहे हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नए सांसदों से मुलाकात में पीएम ने संसद ना चलने पर चिंता जताई है। पीएम ने कहा कि हंगामे की वजह से नए सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। नए सांसदों को मौका ना मिलना उनके साथ अन्याय है। हमने संसद चलाने के लिए विपक्ष से बात भी की है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। संसद की कार्यवाही जो लगातार
बाधित हो रही है, उसको लेकर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बात कही गई है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चलना चाहिए। सरकार विपक्ष से इस मसले पर बात भी कर रही है और ये जो हंगामा हो रहा है, ये जो गतिरोध है, इसकी वजह से नए सांसद अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या मैसेज देने की कोशिश है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है जो मानसून सत्र में लगातार जो हंगामा हो रहा है और खास करके प्रश्नकाल और शून्यकाल में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर आज सुबह नाश्ते पर प्रधानमंत्री ने करीब 45 सांसदों से मुलाकात की, जिसमें एनसीपीआई के सांसद थे, शरद पवार की, माफ कीजिएगा, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के सांसद थे और साथ ही साथ शिवसेना के सांसद थे जो नए आए हैं, जो शिवसेना के मेंबर बने। उन सभी से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन नहीं चल रहा। इसके चलते हमने विपक्ष से बात भी की है कि संसद का गतिरोध खत्म हो। जाहिर तौर पर उनका इशारा था, जो किरण रिजिजू ने 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात की है और 1 बार जो फोन पर बात की है, इसका इशारा प्रधानमंत्री ने किया कि सरकार ने विपक्ष से बात करने की कोशिश की और बात नहीं बन पाई और विपक्ष तैयार नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि न सिर्फ नए सांसद, न सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसद, बल्कि विपक्ष के सांसदों को भी बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सांसद जो है तैयारी करके आते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और साथ ही साथ क्षेत्र के मुद्दों को लेकर उठाने का, लेकिन इस हंगामे के चलते उन सांसदों का नुकसान हो रहा है और इसके चलते जो अहम जो कामकाज है वो तो बाधित हो ही रहा है, साथ ही साथ सांसद जो तैयारी करके आ रहे हैं क्षेत्र की समस्याओं को, ये बात अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो नए सांसद हैं उनके लिए ये एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने भी नए सांसद आते हैं उनके लिए सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेना एक नया अनुभव, लर्निंग अनुभव होता है, लेकिन इस हंगामे की वजह से वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री का ये प्रयास किस तरीके से देखा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री ने इन नए सांसदों से मुलाकात में दोनों ही बातें कही थी। कल जब इनके साथ प्रधानमंत्री मिले तो उन्होंने ये कहा था कि आपको संसदीय मर्यादाओं, संसदीय परंपराओं के विषय में, इसके इतिहास के विषय में जानना चाहिए, गंभीरता से जानना चाहिए, लाइब्रेरी में वक्त बिताना चाहिए, कैसे आप अपने सांसद होने को ठीक से निभा सकते हैं, इसके लिए आपको आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तक कि आप सार्वजनिक जीवन में किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, दिल्ली में राजनीतिक मकड़जाल से आप दूर रहें, सतर्कता बरतें। संसद में आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो आदर्श के करीब हो, मीडिया से बात करते हुए, लोगों को एड्रेस करते हुए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए, एमपी लैड का इस्तेमाल करते हुए। तो एक तरफ जहां उन्होंने उनको बताया कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, कैसे उनको अपने सांसद होने के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, वहीं आज पहली बार विपक्ष से भी उन्होंने एक तरीके से खिताब किया, बातचीत की, उनको संदेश दिया कि आप अगर नए सांसदों को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने देंगे तो ये सर्वथा अनुचित होगा। नए सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कैसे उनको उत्तरोत्तर और ज़्यादा मजबूत होना है, ये सीखने के क्रम में उनको यहाँ संसद में अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जो आपके लगातार बनाए हुए गतिरोध की वजह से नहीं हो पा रहा है। आपकी तरफ के सांसद भी, नए चुने हुए सांसद जो आए हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं और एनडीए की तरफ से भी जो सांसद आए हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं और ये संसद के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है।